सम्राट चौधरी ने जमीन माफिया और अतिक्रमणकारियों को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया तो अधिकारियों को सीएम ने सख्त हिदायत भी दी। प्रदेश में काम करे छुट्टी देवो तब न पटना में करवे तो छुट्टी रहते है ना तोरा। ये अंदाज बयां है सीएम सम्राट चौधरी का। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में हैं। शनिवार को सीतामढ़ी में माता सीता की पूजा और रविवार को मुंगेर का दौरा। ये तस्वीरें मुंगेर की हैं, जहां सम्राट चौधरी के आने के बाद समर्थकों का जोश हाई है। सीएम बनने के बाद पहली बार मुंगेर पहुंचे सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। मुंगेर में सम्राट चौधरी ने दो बड़े बयान देकर सबको चौंका दिया। सम्राट ने अतिक्रमणकारियों को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकारी जमीन पर घर बनाया तो वो घर गिराया जाएगा। जब उनके घर की सीढ़ी टूट सकती है तो कोई बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी ने बिहार के अफसरों को भी सीधे सीधे चेतावनी दे डाली। सम्राट ने कहा, अगर अधिकारी 1 महीने से ज्यादा फाइल लटकाएंगे तो नप जाएंगे। तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है उसको ध्वस्त होना ही होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय, ब्लॉक, अंचल और थाने को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा। आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेगा और ये महीने में 2 दिन कैंप लगाएंगे ये लोग। और 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा। सम्राट चौधरी ने मुंगेर को कई सौगातें देकर विकास की नई उम्मीद जगा दी। असरगंज के ऐतिहासिक ढोल पहाड़ी पहुंचकर सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की। इलाके के विकास के लिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने भरोसा दिलाया कि ढोल पहाड़ी को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। ढोल पहाड़ी में तो जितने हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे उनका कैंप था। वे लोग अंग्रेजों से छुप कर यहाँ आंदोलन चलाने का काम करते थे। इसको भी एक पर्यटन केंद्र घोषित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र और जन्मभूमि तारापुर की धरती से सम्राट ने कड़ा संदेश दिया। सम्राट ने अतिक्रमणकारियों और जमीन माफियाओं को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही अधिकारियों को भी हिदायत दे दी, अगर फाइल लटकाई तो बख्शा नहीं जाएगा। सीएम सम्राट ने अपने सख्त अंदाज और तेवर से साफ कर दिया है कि बिहार के विकास में रोड़ा अटकाने वालों को वो छोड़ेंगे नहीं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। पटना में जेडीयू दफ्तर में भामा शाह की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार पहली बार जेडीयू दफ्तर में कार्यक्रम में शामिल हुए तो निशांत कुमार भी अलग अंदाज में नजर आए। निशांत ने कहा, 4 मई को चंपारण में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। ये 2 तस्वीरें हैं जेडीयू दफ्तर में भामा शाह की जयंती के मौके पर हो रहे कार्यक्रम की। पहली तस्वीर में बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। सीएम पद की कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू कार्यालय में ये उनका पहला कार्यक्रम है। दूसरी तस्वीर निशांत कुमार की है। पगड़ी पहने निशांत कुमार का अलग ही अंदाज है। जेडीयू दफ्तर में भामा शाह की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान समर्थकों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए। नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत कुमार कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। निशांत ने भामा शाह के कार्यों को याद किया। भामा शाह जी का कहना था कि देश से कमाया हुआ धन अगर देश की रक्षा में लगा दिया जाए ये उनका सौभाग्य है। भामा शाह जी का जीवन हमें सिखाता है कि धन की सच्ची सार्थकता इसी बात में है कि उसे समाज और देश हित में लगा दिया जाए। निशांत कुमार 3 मई से बिहार दौरे पर निकलने वाले हैं। निशांत पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। भामा शाह की जयंती पर उनका खास अंदाज सबको भा गया। कार्यक्रम के बाद निशांत ने कहा कि 4 मई को उनकी जेडीयू नेताओं के साथ मीटिंग है।
वो पूरा बिहार घूमेंगे और पिताजी ने जो काम किया उसे जन जन तक पहुंचाएंगे। 4 तारीख को फिर मीटिंग है पूरा बिहार घूमेंगे, बिहार का अलग कल्चर है, पिताजी के काम को बताएंगे। 3 मई से हाँ, जो भी उन्होंने किया 20 साल उसको जन जन तक पहुंचाना है। जो उनके अधूरे काम है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार का अब फोकस पार्टी और संगठन पर है। भामा शाह की जयंती पर नीतीश कुमार पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मंच पर नजर आए। इस दौरान जब एक गाना बजा तो नीतीश ने पार्टी नेताओं से ताली बजाने को भी कहा, तो निशांत भी पार्टी दफ्तर में अलग अंदाज में नजर आए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कथावाचक बाबा बागेश्वर ने नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि बच्चे 4 पैदा करो लेकिन एक आरएसएस को दो। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। मांझी ने कहा बच्चा पैदा करने में संकीर्णता नहीं रखनी चाहिए। अब मांझी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। कथावाचक बाबा बागेश्वर ने नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि बच्चे 4 पैदा करो लेकिन एक आरएसएस को दो। बाबा बागेश्वर के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया। मांझी ने कहा बच्चे पैदा करने में संकीर्णता नहीं रखनी चाहिए। मांझी ने अपने विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मनुष्य केवल पेट भरने के लिए ही पैदा नहीं होता, हाथ और मस्तिष्क लेकर भी पैदा होता है। कौन बच्चा कितना बड़ा आदमी हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता। मांझी ने जनसंख्या के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। देखिए, उन्होंने क्या कहा है क्या न कहा है उसके बारे में मैं नहीं कहता। सभी पेट लेके नहीं पैदा होता है, हाथ और मस्तिष्क लेके ही पैदा होता है। कौन लड़का कितना बड़ा आदमी हो सकता है कहा नहीं जा सकता है। हम रोजगार पैदा करेंगे, ईमानदारी से समाज को चलाएंगे तो सबका पालन हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जनसंख्या बढ़ाने में संकीर्णता नहीं दिखाने की बात कहकर सियासी बहस छेड़ दी। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इस बयान पर मांझी का खोलकर साथ नहीं दिया, तो विपक्ष ने भी मांझी के इस बयान के लिए पलटवार किया है। कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति का अपना पर्सनल चॉइस होता है, अपना राइट टू लाइफ होता है, पर्सनल लिबर्टी होती है कि उनको क्या करना है नहीं करना है। हम समझते हैं कि किसी के सलाह से कोई अपना जीवन नहीं जीता है। बाबा बागेश्वर का बयान केंद्र की मोदी सरकार के नाकामियों पर पर्दा डालने वाला है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी से लोगों का ध्यान भटकाने वाला है। अगर ऐसी उनकी इच्छा है तो वो केंद्र सरकार से मांग करे कि हम दो हमारे 4 का कानून लाए और उन 4 बच्चों का चिकित्सा की गारंटी ले, शिक्षा की गारंटी ले। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है वह उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि परिवार और जनसंख्या से जुड़े फैसले पूरी तरह व्यक्तिगत और परिवार की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसमें किसी तरह का दबाव या निर्देश उचित नहीं है। जहां तक जीतन राम मांझी जी के बयान की बात है, उन्होंने सही कहा है कि हर बच्चा अपने साथ संभावनाएं लेकर आता है। देखिए, बागेश्वर धाम बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो कोई संत नहीं है। हम लोग पूर्व से भी कहते रहे हैं कि ये एक मैजिशियन हैं जो मैजिक दिखा करके अपना और देश भर में भीड़ इकट्ठा करते हैं। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जी हैं, तो वो जो है जीतन राम मांझी जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है कि राम को गाली दिया उन्होंने, जो है वो रामायण को काल्पनिक बताया उन्होंने, ब्राह्मणों को गाली दी उन्होंने, और अभी वो बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। जीतन राम मांझी के बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी। जनसंख्या नीति पर मांझी के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। आरएसएस भारत में हिंदू आबादी को बढ़ाने पर जोर देती रही है। मांझी का ये बयान कहीं न कहीं ऐसे विचारों का समर्थन ही है। न्यूज़ 18 के लिए गयाजी से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बंगाल के चुनावी रण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर कोलकाता में थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा के बाद विशाल रोड शो किया। दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने इस मेगा इवेंट के जरिए अपनी ताकत दिखाई। वहीं पीएम मोदी ने बंगाल की संस्कृति के साथ जुड़ाव का एक संदेश भी दिया।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर कोलकाता में एक विशाल रोड शो के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर कोलकाता के सिद्ध शक्तिपीठ थनथनिया कालीबाड़ी में पूजा अर्चना के साथ की। रविवार की शाम उत्तर कोलकाता के लिए बेहद खास रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले विधान सरणी स्थित प्राचीन धनधनिया कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मां काली के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री ने यहां कुछ समय मौन रहकर प्रार्थना की, जिसे बंगाल की संस्कृति और आस्था के साथ जुड़ने के एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मंदिर से बाहर निकलते ही प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ। जैसे ही पीएम मोदी का विशेष वाहन सड़कों पर उतरा, पूरा इलाका जय श्री राम और शंख की ध्वनियों से गूंज उठा। पीएम मोदी का रोड शो बीके पाल एवेन्यू से शुरू होकर खन्ना क्रॉसिंग तक चला। पूरे रास्ते में सड़कों के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग खड़े थे। छतों और बालकनियों से महिलाएं और बुजुर्ग प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उत्तर कोलकाता की तंग गलियों में भी भारी उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच इस रोड शो ने पूरे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को थाम दिया, लेकिन समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ। रोड शो और मंदिर में दर्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित किया और टीएमसी की ममता सरकार पर अपने अंदाज में प्रहार किया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण में 92% से ज्यादा रिकॉर्ड मतदान हुआ था। अब सभी की निगाहें 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान पर टिकी हैं। वोटिंग से पहले उत्तर कोलकाता में पीएम मोदी का ये रोड शो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस रोड शो का उद्देश्य उत्तर कोलकाता की उन सीटों पर प्रभाव डालना है जहां मुकाबला बेहद कड़ा है, क्योंकि इस क्षेत्र में टीएमसी का प्रभाव अच्छा खासा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में नीतीश कुमार की तारीफ में पोस्टर लगे, जिसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ विचार ही नहीं, एक विचारधारा है। तो देखिए, पोस्टर पर नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लिखा है नीतीश व्यक्ति नहीं एक विचार है। और इस बात का जिक्र सांसद ने भी किया कि नीतीश कुमार सिर्फ विचार ही नहीं, एक विचारधारा है। और सम्राट चौधरी को लेकर भी उन्होंने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से वो एक विचार है। किस राज्य में इतना विकास हुआ है पिछले 20 साल में जितना नीतीश कुमार ने यहाँ कराया है, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ विचार ही नहीं है, एक विचारधारा है। मंडल के विस्तार से सरकार चलाने का क्या संबंध है, बिहार चलाने का क्या संबंध है? वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे, उसका एक समय रहता है। बिल्कुल वो हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा विस्तार। माननीय उनके तेजस्वी जी माननीय उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अब तक समझना चाहिए क्या बोलना चाहिए, क्या वक्तव्य देना चाहिए। ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं कि पूरा देश हंसेगा अगर सुनेगा। बिहार की एईडीओ परीक्षा अब बड़े घोटाले में बदलती हुई नजर आ रही है। ईओयू की जांच में देखिए, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सॉल्वर गैंग से लेकर के संगठित नेटवर्क तक के संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में अब सवाल ये है, क्या इस पूरे खेल में और भी बड़े नाम सामने आएंगे? देखिए रिपोर्ट।
बिहार में एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी का मामला अब बड़ा होता जा रहा है। जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और अब इस पूरे मामले में संगठित गिरोह की एंट्री के संकेत भी मिल रहे हैं। 5 जिलों तक पहुंची जांच, 8 एफआईआर दर्ज, 38 गिरफ्तार, सॉल्वर गैंग का बड़ा खुलासा, बायोमेट्रिक जांच में भी मिली भगत, ब्लैकलिस्टेड कंपनी पर उठे सवाल। ईओयू की जांच में एईडीओ परीक्षा घोटाले के कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच अब 5 जिलों तक फैल चुकी है। अब तक 8 एफआईआर दर्ज और 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जांच में सॉल्वर गैंग के साथ साथ एक संगठित गिरोह की भूमिका सामने आ रही है। इस मामले में ईओयू ने बीपीएससी से भी पूरी जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि 14 से 21 फरवरी के बीच हुई एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी हुई। जिस कंपनी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी वो पहले से ही एनटीए द्वारा ब्लैकलिस्टेड बताई जा रही है। साथ ही बायोमेट्रिक जांच में लगे कर्मचारियों की मिली भगत भी सामने आई। इस मामले में एसआईटी टीम अब 5 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है और जांच के तार नालंदा से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। कुल 5 जो है संदिग्ध जिनकी गिरफ्तारी किया गया है इस पूरे मामले में। वैसे तो इस मामले में 38 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन 5 से फिलहाल रिमांड पर यहां ला करके जो है पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो 8 जिले हैं जहां पे एफआईआर दर्ज है अलग अलग जिलों में, वहां के जो आईओ है वो भी उन सभी जो इस कांड से जुड़े जो लोग हैं जरूरत पड़ने पे उन सभी को रिमांड पर लेकर के पूछताछ वो करेंगे और इसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि एईडीओ जो परीक्षा में गड़बड़ी का मामला जो है इसके भी तार जो है वो नालंदा से जुड़े हुए जो है वो पाए गए हैं। तो एईडीओ परीक्षा घोटाले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच आखिर किन बड़े नामों तक पहुंचती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर नवादा से है, जहां की सड़कों पर जब एक कुख्यात अपराधी ने कानून को चुनौती दी तो पुलिस ने उसे भी ऐसा सबक सिखाया कि अब वो भागना तो दूर खड़ा होने के लायक भी नहीं बचा। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत नवादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सुशासन की पुलिस अब अपराधियों को उनके दुस्साहस का जवाब उन्हीं की भाषा में दे रही है। जनता भी इस ऑपरेशन से खुश है कि अब अपराधियों के घुटने तोड़ने वाला ये ऑपरेशन लंगड़ा ही बिहार में कानून का इकबाल बुलंद करेगा। बिहार में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अब और तेज हो गया है। नवादा के रूह थाना क्षेत्र में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई। कुख्यात इनामी बदमाश टिंकू यादव के साथ पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें टिंकू यादव के बाएं पैर में गोली लगी। घायल हालत में पुलिस ने इसे मौके पर ही गिरफ्तार किया। टिंकू यादव ग्रामीण चिकित्सक अशोक मिस्त्री हत्याकांड का वांछित आरोपी था और उसके सिर पर 50,000 की इनाम राशि भी थी। कल देर रात रोड थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अभियुक्त जिनका नाम टिंकू यादव है और रोड थाना में ही कोसी गांव में एक हत्या हुई थी, जिसमें वे फरार चल रहे थे। एक अशोक मिस्त्री की दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी गई थी, उनको जला दिया गया था। साथ में वे जो अभियुक्त हैं कई जो लूट के कांड हैं उसमें भी फरार चल रहे थे। लछवार थाना अंतर्गत अन्य थाना अंतर्गत जो है वो फरार चल रहे थे। साथ में 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। ये कार्रवाई बिहार पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का हिस्सा है। इस अभियान के तहत पुलिस अपराधियों को जान से मारने के बजाय उन्हें जिंदा पकड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। खास तौर पर पैर में गोली मारकर उन्हें भागने लायक नहीं छोड़ रही, जिससे अपराधी घायल होकर पुलिस के खत्ते चढ़ रहे हैं। फिलहाल घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अब उसके गिरोह के बाकी सदस्यों की कुंडली खंगाल रही है। देखना होगा कि नवादा से शुरू हुई ये धमक राज्य के बाकी जिलों में छिपे अपराधियों के मन में कितना खौफ पैदा करती है। पूरे घटनाक्रम को समझिए। 26 अप्रैल 2026 रविवार को सुबह मुठभेड़ हुई। नवादा रूह थाना क्षेत्र के कोशी गांव के पास
ये मुठभेड़ हुई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वांछित आरोपी यहाँ छिपे हैं। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस की गाड़ी देखते ही अपराधी भागने लगे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो हमला हुआ। पुलिस ने आत्मरक्षा में 2 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में टिंकू यादव के बाएं पैर में गोली लग गई। टिंकू घायल हो गया और मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। उसका साथी दूसरी मोटरसाइकिल से यहां से भाग निकला। ऑपरेशन लंगड़ा के माध्यम से पुलिस का साफ संदेश है कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा। पुलिस की ये सख्ती अपराध पर अंकुश लगाने में कारगर साबित हो रही है। नवादा से ये ताजा कार्रवाई एक बार फिर साबित करती है कि ऑपरेशन लंगड़ा पूरी ताकत से जारी है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट।